क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़े कंपनीज होते हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स या फिर एप्पल, वो अपना एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से पहले क्या सोचते हैं, किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं? वेल, ये कोई इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस करके एक स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ ही डिसीजन लिया जाता है। और इस एनालिसिस का पार्ट होता है स्वॉट एनालिसिस, जो यूजुअली बिजनेस एनालिस्ट करते हैं अपने कंपनी के लिए, अपने सीनियर मैनेजमेंट के लिए, टू टेक क्रिटिकल डिसीजन। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, ये फ्रेमवर्क का आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो ऑन डिफरेंट डिसीजंस। यहाँ पे मैंने आज 2 केस स्टडीज भी लाई है आपके लिए एज यूजुअल। एक ई कॉमर्स के ऊपर है और एक नेटफ्लिक्स के ऊपर है। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉट फ्रेमवर्क। लेट्स गो। अब केस स्टडी देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्वॉट होता क्या है। वेल, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इसमें जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये पार्ट है, ये कंपनी का इंटरनल एनालिसिस का पार्ट होता है। और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ये पार्ट है, ये कंपनी का एक्सटर्नल या फिर मार्केट एनालिसिस का पार्ट होता है। पहले स्ट्रेंथ्स की तरफ चलते हैं। किसी भी कंपनी में अगर कोई यूएसपी हो, लेट्स से पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बढ़िया फाउंडर है, या फिर कोई यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बेसिस पे कंपनी स्केल अप कर सकती है, ग्रो कर सकती है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है, तो इसे स्ट्रेंथ फैक्टर कहा जाता है। कमिंग टू वीकनेसेस, लेट्स से किसी कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक वीकनेस हो। बहुत सारे कंपनीज में कस्टमर सर्विसेज का इशू होता है, तो शायद अच्छे से कस्टमर सर्विस ना दे पाए हो, या फिर कस्टमर्स के साइड से भी उतनी लॉयल्टी ना हो। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये वीकनेसेस के अंडर होते हैं। इवन इन माई लास्ट जॉब, जब मैं केपीएमजी में काम कर रहा था, मैं यूजुअली बहुत सारे कंपनीज का स्वॉट एनालिसिस करता था या फिर वाइट स्पेस एनालिसिस करता था। वैसे आपको अगर वाइट स्पेस एनालिसिस पे वीडियो चाहिए हो तो मेंशन कर देना, मैं बना दूंगी। तो वो एनालिसिस करते वक्त आई यूज्ड टू कम अक्रॉस लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इजीली हाईलाइट कर पाते थे बहुत सारे कस्टमर्स, यूजर्स, किसी भी बिजनेस के बारे में, कि उनका वीकनेस क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे नए फ्रेमवर्क्स भी बने, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस है, या ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर आप रिव्यूज थ्रू जाओ, फीडबैक थ्रू जाओ, तो आप कस्टमर्स का सेंटिमेंट समझ सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप कमेंट्स, रिव्यूज, गूगल रिव्यूज, बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरव्यूज। तो इस सेंटिमेंट एनालिसिस को भी आजकल बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी एनालिसिस आपके क्रिटिकल वीकनेस को हाईलाइट करता है वो ओवरऑल आप वीकनेस अम्ब्रेला के अंडर ला सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू एक्सटर्नल एनालिसिस, जहाँ पे हम सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अपॉर्चुनिटी वाइज लेट से अगर आपको एक नया मार्केट टैप करना है, नया प्रोडक्ट ला सकते हो जिसे आप अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, या कोई और चीज कर सकते हो, इसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी पार्ट या अपॉर्चुनिटी फैक्टर। एंड लास्टली वी हैव थ्रेट्स। थ्रेट्स इन द सेंस एक्सटर्नल मार्केट में लेट्स से अगर नया कॉम्पिटिटर आया हो, रेगुलेटर्स ने कोई रूल चेंज कर दिए, या फिर लेट्स से रिसेशन आ गया, या कोई भी फैक्टर आए जो आपके सेक्टर को, आपके इंडस्ट्री को, या स्पेसिफिकली आपके कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, वो आ जाता है थ्रेट फैक्टर के अंडर। और ऐसे पूरा बनता है हमारा स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क। आइडिया ये होती है कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है तब हमें कंप्लीट एनालिसिस, मतलब एक 360 डिग्री चेकअप करना चाहिए ऑफ आर ओन कंपनी, मतलब इंटरनली हमारे कंपनी का, प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब मार्केट फैक्टर्स का। तभी जाके हम थोड़े बेहतर और इफेक्टिव डिसीजंस ले पाएंगे। अब इसे फर्दर समझने के लिए हमें केस स्टडी देखते हैं। शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स के केस स्टडी के साथ। तो जब नेटफ्लिक्स ने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी, वो एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी जो डीवीडी को अलग अलग कस्टमर्स को रेंट पे देती थी फॉर लेट्स से डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, और उसके ऊपर एक सब्सक्रिप्शन चार्ज होता था। बट इवेंचुअली एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस्ड, उन्होंने अपना स्वॉट एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपडेट किया। तो इसका अब स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। वेल, स्टार्टिंग विद स्ट्रेंथ्स, नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था। जब वो डीवीडी रेंटल सर्विसेज भी ऑफर करता था तब भी काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस था, लोग जानते थे, नेटफ्लिक्स एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया था मार्केट में। तो व्हेनेवर नेटफ्लिक्स ऑफर्ड समथिंग न्यू, उनके पास वो लेवरेज था, वो यूएसपी था कि वो एक ब्रांड वैल्यू के साथ उस नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप वीकनेस देखोगे तो उनकी जो फिजिकल एसेट है डीवीडी, वो उनका बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये डीवीडी डैमेज हो सकती है, पायरेसी का शिकार बन सकती है, या फिर कोई लेके भाग गए, वापस ना दीजिए, ये भी रिस्क हो सकती है। अपॉर्चुनिटी में हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज पॉपुलर हो रहे थे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे। यूट्यूब से पहले भी सिंपल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, यूट्यूब भी आ गया था विच बिकम अ मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इसके साथ हाई स्पीड इंटरनेट भी अवेलेबल था, जिसे यूज करके काफी कस्टमर्स अब डायरेक्टली स्ट्रीमिंग एंजॉय कर पाते थे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसे नेटफ्लिक्स ने इवेंचुअली टैप इन किया। एंड लास्टली कमिंग टू थ्रेट्स पार्ट,
वेल नेटफ्लिक्स अकेला नहीं था जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज बिजनेस में आ गया था। इवेंचुअली हुलू, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए, जिसके वजह से जो थ्रेट फैक्टर था वो ऊपर चला गया नेटफ्लिक्स के लिए। एंड हमने देखा है कि इंडियन मार्केट में कैसे नेटफ्लिक्स एक बहुत प्रीमियम या ओवर प्राइस्ड सर्विस हुआ करती थी, इवेंचुअली उन्होंने डिस्काउंट देते देते उसको काफ़ी अफोर्डेबल कर दिया है, और अब जाके नेटफ्लिक्स ग्रो कर रहा है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है इन स्पेसिफिकली इन इंडियन मार्केट। तो कंक्लूजन इस केस स्टडी का मैं यही बताऊंगा कि स्वॉट एनालिसिस करके नेटफ्लिक्स ने हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट पिवट्स लिया अपने बिजनेस मॉडल में, और वो इवेंचुअली बहुत सक्सेसफुल हुआ। और ये केस स्टडी सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये स्वॉट एनालिसिस या फिर बाकी के जितने भी फ्रेमवर्क्स है वो हम यूज़ करके एक कंपनी में एज अ कंसल्टेंट या एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। ये एक 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है जहाँ पे आपको हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं, और इस कोर्स में आप एआई रिलेटेड जितने भी स्किल्स है, टू बिल्ड अ ब्रांड, टू बिल्ड अ बिजनेस, टू स्केल इट अप, आप सब कुछ सीख जाओगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 6 मंथ्स आपको एक टेस्ट देनी है, बेस्ड ऑन विच आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे जो मेंटर्स है, एक्सपर्ट्स है, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर ओन सीवी। सेकेंडली मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, एंड मेन पार्ट आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, डू चेक इट। अब आते हैं थोड़े और रिलेटेबल केस स्टडी पे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ई कॉमर्स में काम करते हैं, एंड बिलीव मी लिटरली क्वार्टरली बेसिस पे स्वॉट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी रैपिडली चेंज होते जा रही है। एंड यूजिंग दिस स्वॉट एनालिसिस काफ़ी सारे कंपनीज अपना ग्रोथ या फिर मार्केट एक्सपेंशन प्लान करते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आप एक रिटेल कंपनी चला रहे हो जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर से कई सारे गुड्स ले रहे हो। इट कुड बी सिंपल एफएमसीजी गुड्स, या फिर कपड़े हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सेसरीज हो सकती है जिन्हें आप रिटेल लेवल पे मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेच रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम आपका स्वॉट एनालिसिस करें तो वो कैसे दिखेगा? वेल, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, और एक ऑफलाइन स्टोर भी खोल सकते हो विथ फिजिकल प्रेजेंस एट ए स्ट्रैटेजिक लोकेशन जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स है, ओपनली चीज़ें विजिबल है, कस्टमर्स इजीली आके परचेस करके चले जा सकते हैं। अगर हम वीकनेस की बात करें तो इस मॉडल में सबसे बड़ा इशू है लॉयल्टी। मतलब कस्टमर ने अगर एक बार आपसे कोई चीज़ ले ली तो नॉट नेसेसरी वापस वही चीज़ लेने के लिए आपके पास वो वापस आए। और इस सेक्टर में सबसे बड़े थ्रेट की बात अगर हम करें तो वो है प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिस्किट 10 रुपये को बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर वही बिस्किट 9 रुपये के लिए बेच रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, क्योंकि सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। लेकिन कल अगर आप वही बिस्किट 8 रुपये को बेच रहे हो तो शायद सारे कस्टमर्स आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न आता है प्राइसिंग का, जहाँ पे अगर आप प्राइस कम करते हो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम हो जाता है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आप अपना प्राइस बढ़ाते हो तो शायद कॉम्पिटिटर आपका बिजनेस लेके जाएगा। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आपको ये मॉडल यूज करके सर्वाइव करना है मार्केट में, तो स्टे कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करो ताकि कस्टमर्स रिटेन हो, आपके पास ही शायद वापस आ जाए कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन। एंड थर्ड थिंग, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स रखो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ताकि जो गुड्स आप ऑफर कर रहे हो वो कमोडिटाइज ना रहे, वो आपके पास ही एक्सक्लूसिवली मिले। सो आई होप आपको अब ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि स्वॉट फ्रेमवर्क यूज कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, इसके ऊपर हम केस स्टडीज कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई और कंसल्टेंसी या बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड फ्रेमवर्क पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैंने इसके साथ डेटा एनालिटिक्स, इसके ऊपर भी एक काफ़ी इन डेप्थ कवरेज किया है, जिसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, ताकि आप जब मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ एनालिटिक्स कनेक्ट करोगे तब आप एक MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल बन जाओगे।